स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने 12th के सिलेबस की पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके 12th के सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका 2 लेक्चर मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में डाला भी है, जिसमें हम लोग व्हाट इज चार्ज, चार्ज से संबंधित जितना ही बात था वो सब सीखे। और सेकेंड वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देखा। ठीक, अब इसी कड़ी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपके उस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, टॉपिक जो है, वो है आपका कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। इसको पढ़ते हैं। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ सदा से आपका राजीव सर। आइए शुरू करते हैं हम लोग। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का लॉ क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कूलम्ब का लॉ इन 1785 में आया था। ठीक है, 1785 में कूलम्ब का नियम आया था। इनका पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टीन कूलम्ब। इन्होंने 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स से संबंधित नियमों को बताया था, जिसे हम लोग कूलम्ब के नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने 2 चार्ज पार्टिकल्स, जैसे मान लेते हैं ना, अपने पास 2 चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1 और दूसरा है Q2। ठीक, ये दोनों फोर्स लगाएगा आपस में। कितना लगाएगा, इसी से संबंधित r दूरी पर रखा गया है। इसी से संबंधित चार्ल्स अगस्टीन कूलम्ब में 1785 में अपना नियम दिया था, जिसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। गॉट इट। ये लॉ कहता है क्या, ये लॉ कहता है कि इफ 2 चार्जेस Q1 Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, देन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम, इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। प्लस हो माइनस हो फिलहाल मैटर नहीं करता, वो है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये पहला लॉ हो गया। और दूसरा लॉ कहता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। 2 चार्ज Q1 Q2 है, जिसके बीच का दूरी कितना है, r है, तब इस पर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ये पहला लॉ। और दूसरा लॉ कहता है F प्रोपोर्शनल टू 1/r², फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। क्लियर है इतना बात। चलिए, ऑन कंबाइनिंग, अब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं। सॉरी, ऑन कंबाइनिंग दीज, F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। आप सभी लोगों को पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं K, Q1 Q2/r²। जहां K क्या है, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और K का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। ये भी लिख सकते हैं आप, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के बीच के माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। बोले तो 2 चार्जेस है ना, Q1 Q2, इसके बीच क्या है, एयर है, वाटर है, कुछ तो होगा सर जी। जो भी होगा उसके उसके नेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया, फिर समझ लेते हैं। कूलम्ब का कहना था कि अगर 2 चार्जेस है Q1 Q2, जिसके बीच का दूरी r है, तो उसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दूसरा लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन करते हैं
कंबाइंड करके एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं के, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस पर। ये बात ध्यान रखने का है। तो रेफरेंस में कोई मीडियम चुनते हैं, रेफरेंस में चुनते हैं फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए इन एसआई सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन कैसे लिखते हैं, सी लिख करके पेट चीर देते हैं, नहीं क्या, और एक जीरो लगाते हैं, नॉट बोल रहे हैं इसलिए जीरो लगाते हैं, तो इप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू होता है 9 × 10⁹ यूनिट की बात करें, ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। डायमेंशन तो आप लोग लिख ही लेंगे इसका। 10 यहां से हम लोग फोर्स F बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, एज ए फॉर्मूला ही आपका काम करेगा। या अगर वैल्यू डाल के लिखना हो तो F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आप वैल्यू डाल के भी इसका वैल्यू लिख सकते हैं, फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। बात आया समझ में। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। तो एक मीडियम मान लेते हैं ना हम लोग एयर या वैक्यूम के लिए कि दोनों चार्ज के बीच अभी क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। एयर और वैक्यूम के लिए एसआई सिस्टम में के का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, या होता है 9 × 10⁹ ये वैल्यू ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये भी इसका पूछा हुआ है बोर्ड, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। वैल्यू डाल देते हैं के का, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, के का वैल्यू है ना, डाल दिए Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर एज यूजुअल रह गया। या फिर 1/4 पाई इप्सिलॉन का वैल्यू डाल दिए 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में जब एयर मीडियम होगा तब उसके लिए दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब इस कांस्टेंट में है ना के वाला 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसमें इन दिस इप्सिलॉन नॉट इज एन अनदर कांस्टेंट, इसमें इप्सिलॉन नॉट जो होता है ये अपने आप में एक कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं, या फिर बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर या वैक्यूम का ये क्या है, परमिटिविटी है, जिसको बोलते हैं हिंदी में विद्युतशीलता, कि एयर है या वैक्यूम है वो कितना इलेक्ट्रिफाइड है। इप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका यूनिट, ये यूनिट दिख रहा है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको उल्टा कर देते हैं तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा इसका ऊपर में। इप्सिलॉन का वैल्यू आप याद रखिएगा, गॉस थ्योरम जो पढ़ेंगे आगे हम लोग उसमें बहुत काम देगा। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन चाहिएगा तो लिख सकते हैं, ये एचसी वर्मा का पहला सवाल भी है, किसका डायमेंशन, इप्सिलॉन नॉट का। कूलम्ब का क्या होता है भाई, एटी या आईटी, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए, न्यूटन का mLT का पावर -2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, सबको एक साथ लिखेंगे, बटा के ऊपर ले जाएंगे तो m का पावर -1 हो जाएगा, L स्क्वायर इंटू L, बटा के ऊपर गया तो L का पावर -3, T स्क्वायर पहले से ऊपर है, नीचे वाला T चला गया ऊपर तो T का पावर 4, A का पावर 2। इसके डायमेंशन का उल्टा इसका डायमेंशन होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, तो आपका एचसी वर्मा का सवाल भी है ना। तो इप्सिलॉन नॉट एक अनदर कांस्टेंट है, किसमें, जैसे कि के बराबर लिखते हैं ना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो इप्सिलॉन नॉट जो है ये एक अनदर कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं परमिटिविटी, किसका, एयर का या वैक्यूम का, एयर या वैक्यूम का। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, इप्सिलॉन वाला बात आ गया समझ में। इसी प्रकार जब एसआई सिस्टम में किया है तो लिख सकते हैं यहां पर दूसरा में
फॉर सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के लिए k का वैल्यू होता है 1, मात्र 1। 10 f बराबर, अच्छा k का वैल्यू कितना होता है 1। इसका सीजीएस सिस्टम में अगर यूनिट बोला जाए तो क्या लिखिएगा, k का अगर याद है एसआई सिस्टम में तो न्यूटन का सीजीएस क्या होता है डाइन, मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, और कुलम्ब का स्क्वायर है तो कुलम्ब का सीजीएस यूनिट ईएसयू या स्टेट कुलम्ब क्या होता है, ईएसयू या स्टेट कुलम्ब, इसका स्क्वायर कर देंगे। 10 सीडीएस सिस्टम में F बराबर सीधा आप लिख सकते हैं Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और ये आपका फोर्स डाइन में आएगा, ये फोर्स आपका न्यूटन में आता है, तो ये फोर्स आपका डाइन में आता है। समझ में आया बात? एसआई सिस्टम में, सीडीएस सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ये आपको बहुत काम देगा आगे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, तो यही था कुलम्ब का नियम। ठीक है, कुलम्ब के नियम में और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि कोई कसम नहीं ना खाए हैं कि भाई एयर मीडियम ही होगा, एयर या वैक्यूम, अगर इस चार्जेस के बीच कोई दूसरा माध्यम ला दिया जाए तो दूसरा माध्यम भी तो हो सकता है इसका परमिटिविटी कुछ और हो, मान लेते इसका परमिटिविटी इप है, तो क्या कह सकते हैं इसमें, जब एयर था तो क्या लिए थे इप्सिलॉन नॉट, और कोई दूसरा माध्यम आ गया जिसका परमिटिविटी है इप, तब क्या हो जाएगा, पूरा नहीं मिटा, थोड़ा सा देखिए इसमें, जब एयर था तो इप्सिलॉन नॉट लिया गया था, अभी सिस्टम का इफ द मीडियम हैज परमिटिविटी इफ, देन एफ बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई इफ Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। फिर एयर था तो इप्सिलॉन नॉट लिए थे, परमिटिविटी किसका होता है इप्सिलॉन नॉट, एयर या वैक्यूम का होता है ना, अभी इप है दूसरे किसी माध्यम का, तो इप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या लगा देंगे, इप लगा देंगे, सिंपल। अब यहां पर मैटर चेंज हो जाएगा, दूसरे माध्यम की बात होगी तो आपको पता ही है फिजिक्स में एब्सोल्यूट जीरो भी अनडिफाइंड है भाई, तो किसी माध्यम का हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी नहीं बता सकते सिवाय एयर के। ठीक है, एयर के अलावा किसी का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग इप्सिलॉन नॉट का बता नहीं सकते, तो हम लोग क्या बताते हैं, रिलेटिव बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस केस में, किस केस में, फॉर अनदर मीडियम वी डिफाइन एन अनदर कांस्टेंट, अनदर मीडियम के लिए हम लोग किसी दूसरे कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, किसको, इप आर को। ये क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, दूसरे माध्यम के लिए, या यहां से हम लोग इप बराबर लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट इप आर, ये रेशियो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है, इसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। कितना ही नाम काफी है, इसे स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस या कैपेसिटी भी इसका एक और नाम है, 4 गो नाम है, बट सबसे फेमस इप आर, आर का सिग्निफिकेंस हो जाएगा रिलेटिव से, तो रिलेटिव वर्ड याद रखेंगे। इप आर क्या है, इप को बोलते हैं, इसे इप इप बोलते हैं हम लोग, या इप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन है वो क्या, वो है तो परमिटिविटी ना, तो अब आर लगा दिए, अब देखिए 0 लगा दिए, वैक्यूम के लिए हो गया, कुछ दूसरा माध्यम है, पता नहीं पानी नहीं होगा, तो इप लगा दिए, तो इस केस में हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं इप आर को। ठीक, इप आर क्या होता है, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, आर का सिग्निफिकेंस रिलेटिव से हो गया, और इप को तो परमिटिविटी कहते ही हैं, दूसरा नाम इसका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट। तो यहां से जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लिए तो इप का वैल्यू कितना आ गया, इप्सिलॉन डॉट इप आर, तो एफ बराबर क्या कर सकते हैं, 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप आर गुना Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, कह सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं सर, या कह सकते हैं
क्योंकि इसका वैल्यू तुमको पता है ना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है कितना, 9 इंटू 10⁹ 9 बटा इप आर गुना Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। किसी दिए गए सिस्टम के लिए, फॉर ए गिवन सिस्टम, किसी दिए गए सिस्टम के लिए F प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, इप आर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम। क्लियर है बात, क्लियर है बात सर, कितना सिंपल सा तो बात है। एयर है तो अब समरी के रूप में देख लीजिए, अगर एयर है F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर लेते हैं, ठीक। कोई दूसरा माध्यम है तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप आर। कभी कभी क्वेश्चन में इप आर को के से भी दिखाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से भी दिखाते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से भी दिखाते हैं। तो इप आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये हो गया अनदर मीडियम के लिए, और ये हो गया एयर या वैक्यूम के लिए। क्लियर है बात, तो ये है आपका कूलम्ब का नियम। अब यहां से एक ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि इन एयर F बराबर है 10 न्यूटन, कोई चार्ज का सिस्टम है, Q1 Q2 आर दूरी पे रखा हुआ है, और एयर में उसके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। अब इसको हम लोग क्या किए ना, अनदर मीडियम में डाल दिए जिसका इप आर दिया हुआ है 4। तो अब फोर्स कितना होगा दोनों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच, अब फोर्स हो जाएगा F बराबर F डैश बराबर F बटा इप आर, यानी कि 10/4 2.5 न्यूटन। किसी दूसरे माध्यम में डालते इप आर का वैल्यू 2 ही रहता, तो F बटा इप आर कर देते, है ना। जैसे कि दूसरे माध्यम के लिए F डैश मान लें, F डैश मानिएगा तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये तो F हो गया ना। तो यहां से हम लोग F डैश बराबर तो लिख ही सकते हैं अनदर मीडियम के लिए, F बटा इप आर, नहीं लिख सकते क्या, हाँ हाँ। तो एज ए फॉर्मूला इसको भी ध्यान रखेंगे, इस पर ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, एमटीजी से हम बता रहे हैं, वहां आपको मिलेगा ऐसा ऑब्जेक्टिव। ये सब क्लियर हो गया, कूलम्ब का नियम क्लियर है। कमेंट सेक्शन में निश्चित ही बताइएगा कि हाँ सर जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ दिक्कत, कोई अगर है तो डाउट है तो पूछ भी सकते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग। मिटाने के बाद कूलम्ब के नियम में कुछ लिमिट भी लगा हुआ है, मतलब हर हमेशा हर जगह ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ये हर हमेशा हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, इसमें कुछ लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। तो लिमिट लगा हुआ है तो सर लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं हम लोग, इसमें क्या सब लिमिट लगा हुआ है और लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग उठाते हैं हेडिंग लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब, वही तो पढ़ रहे हैं भाई, लिमिटेशन सीधा देखिए। पहला लिमिटेशन इसका क्या कहता है, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये केवल और केवल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है। अब मन में डाउट हुआ है कि सर जी ये क्या हुआ, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आप तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में बताए थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो सब कंटिन्यूअस बॉडी के लिए था सर। जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करते हैं वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और अगर कंटिन्यूअस बॉडी नहीं है तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो कौन सा होगा, डिस्क्रीट होगा। जैसे यदि दो चार्जेस के बीच पर्याप्त दूरी हो, एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, आर दूरी पे है, जैसे मान लेते हैं ना कोई अपने पास ट्रायंगल है, इसका साइड दिया हुआ है ए और वर्टेक्स पर चार्ज दिया हुआ है Q, या कोई रेक्टेंगल है, साइड दिया हुआ है इसका ए
स्क्वायर है, क्यू 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 क्यू। तो आप देख रहिएगा चार्जेस के बीच क्या है ना, एक फाइनाइट डिस्टेंस है। चार्जेस के बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है, और जब चार्जेस के बीच फाइनाइट डिस्टेंस हो, यह कहलाता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द अदर हैंड, जैसे मान लेते हैं रॉड है, तो रॉड पर तो पूरा चार्ज फैल जाएगा सरफेस पर, कंटिन्यूअस बॉडी है। कोई रिंग है तो रिंग के सरफेस पर चार्ज फैल जाएगा पूरे बॉडी पर। कोई डिस्क है तो डिस्क के पूरे सरफेस पर चार्ज फैल जाएगा। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस। तो कूलम्ब का नियम है, इसके लिए एप्लीकेबल है, इस सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया बात? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कंटिन्यूअस वाले के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं गॉसेस लॉ। ये पहला बात हो गया, समझ में आया? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा है, इट इज ओनली एप्लीकेबल when the charge particle is in rest। चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा भाई, रुका हुआ है, तभी एप्लीकेबल होगा। अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कूलम्ब का लॉ आप नहीं लगा सकते। अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कूलम्ब का नियम हम लोग नहीं लगा सकते, मजबूरी है इसका। ठीक है, तो लिमिट लग गया इसमें। तीसरा लिमिट भी इसका है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, बड़ा बड़ा चार्ज बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। तो मन में सवाल उठा कि सर ऐसा क्या है? ये बात चलिए आपका समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लॉ है, तो चार्ज पार्टिकल रुका होगा, तो दूसरा का पॉइंट तो आपका आ गया समझ में से। लेकिन ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ऐसा क्यों? डाउट तो है। तो समझिए, बड़े चार्ज बॉडीज के केस में, जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा चार्ज बॉडी है, Q1 है, Q2 है, और बीच का दूरी आपका R दिया गया है। ठीक, बड़ा चार्ज बॉडी लेंगे तो मास कंसीडर करना पड़ेगा, M1 M2 मिला देंगे इसको। आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, F ग्रेविटेशनल F ग्रेविटेशनल। सिमिलर चार्जेज है तो रिपल्सन होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक F इलेक्ट्रोस्टैटिक। डिसिमिलर लेते तो भी अट्रैक्शन होता। तो किसी एक बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? एक बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया F इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस F ग्रेविटेशनल, क्योंकि दोनों अभी अपोजिट में है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग Q1 ले लें माइनस Q2 ले लें, बड़ा बड़ा चार्ज है, इसका मास हो गया M1, इसका मास हो गया M2, बीच का दूरी R है, सेंटर से सेंटर मिला देते हैं। तो F ग्रेविटेशनल तो अट्रैक्शन का फोर्स है, प्लस माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा ना, FE। अब किसी एक चार्ज बॉडी पे देखिए FE, तो FE और FG अब एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो FE प्लस FG। तो बड़ा चार्ज बॉडी लेंगे तो मास होगा, बड़ा चार्ज बॉडी लेंगे तो क्या होगा? मास होगा, और मास होगा तो ग्रेविटेशनल, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स इनटू प्ले, तो उस पर ग्रेविटेशन का फोर्स भी लगने लगेगा ना, जिसकी व्याख्या विच इज नॉट कंसीडर्ड इन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब का लॉ पूरा पढ़ लिया, ग्रेविटेशनल लॉ का कोई चर्चा उसमें नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। तो हम लोग इसी कारण से छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस को ही कंसीडर करते हैं, बड़े बड़े चार्ज बॉडी को कंसीडर नहीं करते। अगर करेंगे तो मास लेना पड़ेगा, मास लेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ये संभव नहीं है। कूलम्ब के नियम में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, इसके लिए हम लोग कूलम्ब का लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल मानते हैं। ठीक है, अब इतना बात हो गया। तो लोगों ने कूलम्ब से सवाल किया कि सर मेरे को बात बताइए, तो क्या
सारा फोर्स बता दिए, सारा फोर्स समझा दिए, लिमिट भी बता दिए कि भाई इतना दूर में ही लिमिट लगा हुआ है इसका, है ना। अट्रैक्शन का फोर्स कब लगेगा, रिपल्सन का फोर्स कब लगेगा, ये तो आप बतेबे नहीं किए, आप तो मैग्नीट्यूड बता दिए थे। तो अब देखिए, तो इसके लिए कूलम्ब का नियम कहता है कि इफ Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, Q1 Q2 क्या हो, जीरो से बड़ा हो, कब होगा, जब दोनों चार्ज पार्टिकल आइदर पॉजिटिव और निगेटिव हो। पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो गुना करने पर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तो गुना करने पर फिर से पॉजिटिव। तो Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन जीरो हो, दैट इज बोथ द चार्जेस आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, देन कौन सा फोर्स लगेगा, अब सेम सेम चार्ज आ गया ना, यहां पर आएगा रिपल्सिव फोर्स। और इसी में Q1 Q2 अगर लेस देन जीरो हो जाए, यानी कि बोथ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति का होगा, तब क्या होगा, तब होगा अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आया बात। तो इसके लिए कूलम्ब सर ने यह बताया था कि Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है तो रिपल्सिव फोर्स, Q1 Q2 अगर लेस देन जीरो है तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो कूलम्ब का लॉ आया समझ में, कूलम्ब के लॉ का लिमिटेशन आया समझ में, कूलम्ब के लॉ में कब लगता है रिपल्सिव फोर्स, कब लगता है अट्रैक्टिव फोर्स, बात वही है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। रिपल्सिव कब लगेगा, जब दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो, दोनों को गुना करेंगे तो Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसी में एगो प्लस एगो माइनस ले लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग कूलम्ब के लॉ को जान गए, समझ गए। इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ न्यूमेरिकल्स ही देखते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल देखिएगा थोड़ा सा भी और पढ़ते हैं, थोड़ा सा भी और पढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म को देखते हैं, है ना। तो हम लोग उठाते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ किसका, चलिए लिख देते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब का लॉ जो है, कूलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। यानी कि कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब, सेंट्रल फोर्स का ये मतलब कि ये ना एक्स एक्सिस की ओर लगेगा, ना वाई एक्सिस की ओर लगेगा, और ना ही जेड एक्सिस की ओर लगेगा। ये ना ऊपर लगेगा ना ये नीचे लगेगा, ये ना दाएं लगेगा ना बाएं लगेगा, तो किधर लगेगा। सेंट्रल फोर्स का मतलब हुआ दो चार्ज बॉडीज का जहां सेंटर होगा, ये सेंटर से सेंटर मिलेगा। अब वो एक्स एक्सिस में आ जाए या वाई एक्सिस में कहीं भी आ जाए, होगा तो प्लेन पे ही ना, या फिर टू डायमेंशनल प्लेन हो, थ्री डायमेंशनल हो। नहीं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल सेंटर से सेंटर लाएगा, यहाँ है सर, ठीक है, तो सेंटर सेंटर लगेगा। सर उल्टा इधर कर देते हैं तो ठीक है, सेंटर सेंटर लगेगा। जब भी लगेगा तो दो चार्जेस के सेंटर से सेंटर के बीच वाले लाइन के अलोंग ही लगेगा, जिस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और अगर सेंट्रल फोर्स है तो अगर दो चार्ज बॉडीज है, मान लेते हैं ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, इसको सेंटर से सेंटर मिला देंगे, इसी लाइन पर ना लगा, बीच का दूरी अगर r है, इधर आपका r कैप, इधर ही आपका क्या हो जाएगा, r कैप भी होगा। तो F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, छोड़िए 1/5 लंबा हो जाएगा, तो K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ r। ये किस में आ गया, कैप लगा दिए तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया। अगर वेक्टर लिखना है तो सिंस आपको बताए थे, शॉर्ट से भी डाले हैं, आर कैप यानी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। 10 अब यहां से हम लोग कह सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R। आर कैप का, यहां से आर कैप का ये वाला है ना वैल्यू डाल दिए हम लोग, ये हो गया इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में आ गया। चाहिएगा तो इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, K Q1 Q2 आ गया,
दो पॉइंट्स है R1 R2, जैसे मान लेते हैं ना स्पेस में दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, Q1 है, Q2 है, R1 पोजीशन, R2 पोजीशन मिला दिए, इसको हम लोग मान लेते हैं R। दो चार्जेस के बीच का दूरी R मान लेते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा पोजीशन वेक्टर में R बराबर क्या लिख सकते हैं यहां पर, R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R के जगह पर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में आ गया है ना, निकालता है ना पोजीशन वेक्टर में। देखिए एक ऑर्डर वाला एक तरफ, सब सिखाया मैं, ध्यान से देखिए, एक ऑर्डर वाला एक तरफ, अपोजिट वाला बराबर के दूसरी तरफ। तो R1 प्लस R बराबर R2 होगा, R2 को उधर ले गए तो R बराबर कितना लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। इसी R का वैल्यू यहां डाल दिए तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी आ गया। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए अब क्या कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स पहले बनाइएगा, इतना और पढ़िएगा। चलिए सर जी कुछ न्यूमेरिकल्स ही देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, काम का क्वेश्चन है, शायद ही कोई ऐसा बुक होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना हो, है ना। तो क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड gravitational force between electron या an electron and a proton। चलिए n लगाते हैं, and a proton। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज तो आपको पता ही है, हाँ, क्वेश्चन भी दे सकता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन E बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, मास ऑफ प्रोटोन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। ये सब चार्ट आपको दिया रहेगा डाटा में, और कहेगा रेशियो बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला तो पता होगा, अभी सीखे हम लोग कूलम्ब के नियम में। F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है सर, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, हाँ कि ना, सीखे ना अभी, सामने भी तो है ये वाला वेक्टर फॉर्म। छोड़िए वेक्टर हटाएंगे तो मैग्नीट्यूड R का एक ही ना होगा। F ग्रेविटेशनल G M1 M2 बटा R स्क्वायर, यहां से टेकिंग रेशियो अनुपात ले लीजिए फिर, तो FE बाई FG ये कितना आ गया, K का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 चार्ज ऑफ प्रोटोन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। रेशियो लेने पे R स्क्वायर तो कटिए गया ना, दूरी का तो कोई मैटर नहीं है। कैपिटल G का वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, मास ऑफ प्रोटोन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसी को जब सॉल्व करेंगे ना हम लोग तो एवरेज रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। कैसे, आगे दिखाते हैं थोड़ा बहुत रफ तरीके से सॉल्व करके। 9 से लगभग 9.1 को काट देते हैं, एगो 1.6 से एगो 1.67 को भी हटा देते हैं। पावर प्लस में 9 है, माइनस में 19 है, तो पावर 10 बच गया। 10 और 19 29, तो 29 को पावर 27 से उड़ा देते हैं, और पावर 11 में से 2 हटाएंगे तो 9 बच जाएगा। तो 31 यहां से और 9 यहां से, ऐसे तो डिजिट बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग, और लगभग में ही काटे हैं,
ऊपर बच जाता है 1.6 और नीचे बच जाता है आपका 6.67। पावर बच गया 31 और यहां से 9 40 10 टू द पावर 40। यहां से एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ ग्रेविटेशनल लगभग लगभग होता है 10 का पावर 40:1। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट बराबर नहीं किए, एवरेज में आप चाहिएगा तो वैल्यू निकाल के देख सकते हैं इसको, है ना। चलिए ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है जो लगभग सभी किताबों में है, जिस किसी भी किताब को आप देखिएगा सब किताब में आपको ये एक और क्वेश्चन नहीं बताएंगे, वो आपके पास वो आपको मिल ही जाएगा कूलम्ब के लॉ पर ही किसी कंटेंट में। वो क्या है आइए जरा उसकी चर्चा करते हैं। कूलम्ब के नियम में आपको क्वेश्चन है, ए चार्ज कैपिटल Q is divided into two parts, दो भागों में बांट देते हैं, and separated by some distance। कोई चार्ज है Q को, उसको दो भागों में बांट देते हैं और कुछ दूरी पर रख देते हैं, so that the force is मैक्सिमम। फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इस प्रकार से डिवाइड करके कुछ दूरी पे रखते हैं कि उसका फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। अच्छी बात है। देन फाइंड द चार्ज, तो चार्ज बतलाइए कितना हो। आइए देखते हैं। एक का चार्ज मान लेते हैं स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू को बांटना है ना, और दूसरे का मान लेते हैं चार्ज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इसको डाल देते हैं हम लोग आर दूरी पे अंदाज से, है ना। इसके बीच फोर्स लगेगा, कितना लगेगा भाई, इसके बीच फोर्स लगेगा के Q1 Q2, तो Q इंटू Q माइनस Q बटा आर स्क्वायर फॉर एफ मैक्स। मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा क्योंकि तो अंदाज से ही बांटे हम लोग। मैक्सिमम मिनिमम क्या कहता है कि वेरिएबल के साथ चार्ज है ना, वेरी करना है, तो वेरिएबल के साथ एक बार डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर लिख दीजिए। इसका अपने आप एक सॉल्यूशन आएगा। अगर वो सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो मैक्सिमम होगा, और अगर वो सॉल्यूशन नेगेटिव है तो मिनिमम होगा, उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो जो कांस्टेंट है k बटा आर स्क्वायर, इसको तो 0 के नीचे डाल देंगे, खत्म हो जाएगा। तो d बटा डी क्यू, q इंटू q माइनस क्यू लिखेंगे, फिर ब्रैकेट खोल के ही लिख देते हैं इसको गुना करते हैं तो क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर होगा क्या, ये बराबर 0। अलग अलग कीजिए, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी क्यू माइनस डी क्यू स्क्वायर बटा डी क्यू इज इक्वल टू 0। डी क्यू कट गया तो कैपिटल क्यू माइनस पावर से गुना करना है, पावर 1 घटाना है, बराबर को उधर कर दिए तो 2q बराबर q, तो q बराबर कितना आ गया, q/2 आंसर। तो दोनों का q/2 अगर हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए इतना बताया, समझ में, नोट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स आप लोग। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड में आमतौर पर पूछता है, बिहार बोर्ड में तो पूछा नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में पूछता है, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कुछ समानताएं हैं, सिमिलरिटीज है, और कुछ असमानताएं भी हैं, उसकी चर्चा करना है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिमिलरिटीज, ये कैसा है भाई। तो पहला इसके में समानता है, इट ओबेज इनवर्स
स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि दोनों का दोनों फोर्स 1/r² होता ही होता है। एक में m1 m2 होता है, दूसरे में q1 q2 होता है, लेकिन सेकेंड में F प्रोपोर्शनल टू, आप लोग याद होगा ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2/r², न्यूटन के नियम से हम लोग डिराइव किए थे ग्रेविटेशन चैप्टर में। ये पहला हो गया लॉ, ये हो गया दूसरा F प्रोपोर्शनल टू 1/, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, उसको फॉलो करता है। बोथ द फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, ये दोनों का दोनों सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर लगता है। बोथ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, दोनों ही फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ये हो गया इसका सिमिलरिटीज, ये सब समानताएं हैं। इसी प्रकार से हम लोग डिससिमिलरिटीज को अगर देखें, असमानताओं को देखें, तो असमानता क्या सब है, असमानता भी तो है कुछ, खाली समानता ही थोड़े होगा। पहला असमानता क्या है इसमें, इस तरीके से करते हैं, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक और ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये पहला इसमें असमानता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम, इसका वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, इसका वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स लॉ है ना, पढ़िए ग्रेविटेशन में। तो ये यूनिवर्सल नहीं है भाई, लेकिन ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज ए वेरी वीक फोर्स, ये सबसे कमजोर फोर्स होता है। नेचर में पाया जाना चाहे फोर्स है ना, कौन कौन, न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर मैग्नेटिक फोर्स, और तब जाकर आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब कुछ असमानताएं हैं। किसका वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। ये काफी मजबूत बल है, ये काफी कम, अभी तो क्वेश्चन आया था ना 10⁻40 की रेशियो में आया था, समझ रहा बात। तो असमानताएं भी हैं, इसके अलावा भी कई सारी असमानताएं होंगी जिसको पढ़ाई के क्रम में आप लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज को देखे, कुछ डिससिमिलरिटीज को भी हम लोगों ने देखा। इसके अलावा तो सारा बताया ना समझ में, इसका वैल्यू नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले का, और ग्रेविटेशनल वाले का नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका वैल्यू यूनिवर्सल होता है, इसका वैल्यू यूनिवर्सल नहीं होता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये काफी वीक फोर्स है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। मिटा दे सबको, चलिए उधर लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद हम लोग सीखते हैं प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ये क्या कहता है? हम लोगों ने देखा कि सिस्टम में दो चार्जेस था, कसम खाए हुए हैं, दो से अधिक भी तो हो सकता है ना। तो मान लेते हैं किसी सिस्टम में कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, कहीं कहीं पे है, मान लेते हैं ना R1 दूरी पे है Q1, R2 दूरी पे है Q2, R3 दूरी पे है Q3, R4 दूरी पे है Q4, और ऐसे ऐसे करके कई सारा चार्ज पार्टिकल दिया गया है, हो सकता है। तो इफ मोर देन टू चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए सिस्टम, तो क्या होगा? ये Q1 इसको धकेलेगा, ये भी इसको धकेलेगा, ये भी इसको धकेलेगा, ये भी इसको धकेलेगा, सब मिलजुल के इसको धकेल रहा है। तो यदि किसी सिस्टम में दो से अधिक चार्जेज है तो उसमें से किसी एक पर लगने वाला नेट फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट अलग अलग चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। F1 पहला वाला लगाया, मान लेते हैं F1, दूसरा वाला लगाया F2, तीसरा वाला लगाया F3, एनवा वाला पार्टिकल लगाया Fn। समझ रहा बात? तो जितना भी चार्ज पार्टिकल होगा वो सब मिलकर क्या करेगा? उस पर फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना लगा? तो जितना इंडिविजुअल फोर्सेज है उन सबों के वेक्टर सम के बराबर लगा। जितना भी इंडिविजुअल फोर्सेज है उन सबों के वेक्टर सम के क्या लगा? बराबर लगा। और इसी सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि किसी सिस्टम में यदि दो से अधिक चार्जेस प्रेजेंट हो तो उनमें से किसी एक चार्ज बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट अलग अलग चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। क्लियर है बात? यही था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, और इस पर डिपेंडेंट कई सारा न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलता है। जैसे दो का इसको मिटाते हैं, दो का तो देख ही लिए। अब आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूमेरिकल्स की वजह से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है भाई, और न्यूमेरिकल नहीं सीखे तो फिजिक्स में क्या ही सीखे, है ना? इसलिए न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हो सकता है, जिसका साइड दिया गया है ए और ए, और प्रत्येक के वर्टेक्स पर चार्ज है Q। तो बोलेगा क्वेश्चन में फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज कहते हैं, फाइंड द फोर्स एट वन वर्टेक्स। किसी एक वर्टेक्स पर आप फोर्स बताइए। तो चलो मान लेते हैं निकालते हैं, इस वर्टेक्स पर निकालना है। मान लेते हैं एबीसी भी दे सकता है, बोलेगा ए पर निकालो, बी पे निकालो, सी पे निकालो। तो कुछ भी क्वेश्चन में क्या करना, निकालना कैसे, तरीका सीखना है। इस क्यू पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा, ये प्लस में है तो प्लस प्लस बाहर की ओर एफ लगा दिया। ये भी लगाएगा ना, ये थोड़ी छोड़ देगा, बोलेगा हम भी देखें, हम भी लगाएंगे, लगा दो भाई। ये भी प्लस प्लस है तो बाहर की ओर। अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60, यानी कि दो फोर्सेस आपके पास है 60 डिग्री पर। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? अंडर रूट, याद कीजिए रिजल्टेंट याद होगा आपको, दो वेक्टर है अल्फा एंगल पर ए और बी, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता था? आर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा होता था क्या? यहां भी देखो फोर्स है वेक्टर के जगह पर, फोर्स दीजिए वेक्टर क्वांटिटी, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस 60 डिग्री। वैल्यू डाल दे, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर 2f इंटू एफ स्क्वायर कॉस 60 1/2 कट जाएगा, 2 और 1 3 अंडर रूट 3f स्क्वायर, रूट के बाहर निकल गया 3, रूट के अंदर आ गया 3 और f बाहर निकल गया। ये आंसर चाहिएगा तो f का वैल्यू लिख सकते हैं। f का वैल्यू कितना हो जाएगा? k q1 q2, तो q स्क्वायर बीच का दूरी a है तो a स्क्वायर, ये आंसर कर दीजिए। तो कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं अपने पास कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अच्छी बात है सर।
क्यू 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 और इसके सेंटर पर दिया गया है कैपिटल क्यू। हो सकता है बोले भाई इस सेंटर वाला कैपिटल क्यू पर फोर्स बताइए। तो इस कैपिटल क्यू पर साइड भी दिया हुआ है ए ए ए। इस कैपिटल क्यू पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? इस कैपिटल क्यू पर ये फोर्स लगाएगा एफ, इस कैपिटल क्यू पर ये फोर्स लगाएगा एफ, इस कैपिटल क्यू पर ये भी फोर्स लगाएगा एफ। देखा तीन को एफ हो गया। कैसे कैसे हो गया? ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ। ये एफ एफ एफ। अब चूंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री पे सिखाए थे ना, रिजल्टेंट जब भी निकालते हैं तो दो फैक्टर का निकालते हैं एक बार में, इसको छोड़ देते हैं। एफ एफ 120 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट इसका एफ ही होगा। ये एफ एक दूसरे के इक्विवेलेंट अपोजिट आ गया तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ माइनस एफ बोले तो जीरो आंसर, अंदर में कोई फोर्स ही नहीं लगा। इसी ढंग से मान लेते हैं अपने पास कोई एक स्क्वायर है क्यू 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 क्यू। हो सकता है किसी एक वर्टेक्स पर निकाल के बताइए। सब का सवाल भी है, मान लेते हैं यहां पे निकालते हैं। तो ये क्यू इसको धकेलेगा एफ, ये क्यू इसको धकेलेगा एफ, ये अच्छा तो ये 90, अच्छा यहां रुकिए, यहां से ये 90 डिग्री पे आ गया क्या? दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे पहले एक बार में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका √2f। अब ये क्यू बच गया, ये भी क्या करेगा? इस क्यू पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। इसको मान लेते हैं एफ डैश। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस बदल गया ना, स्क्वायर का साइड तो ए था, डायगोनल का दूरी कितना हो जाएगा? √2a। अभी हम लोग क्या पाते हैं? अभी हम लोग पाते हैं कि √2f और f डैश एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो जोड़ देंगे ना। √2f का वैल्यू k क्यू स्क्वायर बटा a स्क्वायर, f डैश का वैल्यू k क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर। इसको चाहिएगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? k क्यू स्क्वायर बटा a स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से बच गया √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता है, थोड़ा थोड़ा डिजाइन बनाता है और एक नया क्वेश्चन हो जाता है भारी भरकम सा। कैसे? आपको तुरंत दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास इस प्रकार के सवाल का अंत नहीं है भाई। एक स्क्वायर है अपने पास, क्यू है माइनस क्यू, सेंटर पर दे दिया कोई। कैसे निकालेंगे? प्लस प्लस बाहर की ओर, तो बाहर की ओर लगाएगा ना फोर्स एफ। ठीक से लिखिए सर, एफ प्लस प्लस ये भी क्या लगाएगा? बाहर की ओर लगाएगा कितना? एफ प्लस माइनस, ये तो खींचेगा इसको, ये भी एफ प्लस माइनस ये भी खींचेगा इसको एफ। हम लोग क्या पाते हैं? दो फोर्स आ गया, एक फोर्स ये एक फोर्स ये। एफ एफ 2f एफ एफ 2f कितना एंगल पर? 90 डिग्री पर। ये बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। तो 90 डिग्री पर एफ नेट अब कितना हो जाएगा सर? √2f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर होगा 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर √8f स्क्वायर या 2√2f आंसर। अब यहां से आइएगा तो आप f का वैल्यू भी लिख सकते हैं। 2√2f का वैल्यू k क्यू स्क्वायर, और स्क्वायर था साइड a माने थे ना, तो a स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो जरा जरा सा ट्विस्ट करके सवाल करते हैं। कई तरह, आप यहां भी प्लस कर देगा, k को माइनस है, कुछ से कुछ कर देगा, सब पर प्लस प्लस है, बीच सेंटर पर कैपिटल क्यू कर देगा, कुछ भी। कोई सर्किल ले लेगा, सर्किल के इसे मानते हैं सर्किल है,
डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स पर चार्ज दिया हुआ है क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ये भी एक क्वेश्चन है। रेडियस इसका दिया हुआ है आर, इसको कैसे बनाएंगे? वैसा ही बनाएंगे, प्लस प्लस बाहर की ओर एफ, प्लस प्लस बाहर की ओर एफ, प्लस माइनस, प्लस से यहाँ कैपिटल क्यू है, प्लस से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो इधर एफ, प्लस से माइनस की ओर एफ, ये चारों का एफ हो गया एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। सब कैंसिल कुंसिल कर देगा इसको और एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा इसका 0। तो सवाल में जरा जरा सा ट्विस्ट करके आपको सुपरपोजिशन पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिया जा सकता है। और भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कूलम्ब्स लॉ पर डिपेंडेंट। वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है बट टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपको सीखना तो है ही ना न्यूमेरिकल्स का अटेम्प्ट करना, कैसे कैसे बनाते हैं, नहीं तो कैसे कैसे बनाते हैं उसको सीखना है। तो एक और टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। इसमें दो टाइप का सवाल देगा आपको, एक स्ट्रिंग वाला देगा, एक ऐसे ही दे देगा। जैसे बोलेगा ना आपको कि दो चार्जेस है Q1 Q2, इसमें आपका कंडीशन में है कि Q1 से बड़ा है Q2, तो Q1 से कितना दूरी पर इसको रखे किसी तीसरे चार्ज पार्टिकल को, जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द पोजीशन ऑफ चार्ज कैपिटल Q so that the system remains in equilibrium। दो प्रकार का इसमें केस आएगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। केस फर्स्ट में लेते हैं हम लोग, इफ द चार्जेस आर सिमिलर, क्यू क्यू प्लस प्लस में है ना, क्यू क्यू किस में है सर जी? प्लस प्लस में है, ठीक, इसको हटाते हैं, भीड़ कमाते हैं। प्लस प्लस में है तो क्या करेगा? रिपल्सन का फोर्स लगेगा, गिर गया भाई, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, हाँ कि ना? यस सर लगेगा। तो आइए देखिए, जब सिमिलर चार्जेस होगा, ये आपका Q1 ये आपका Q2, कहीं पे है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R था पहले से, छोटे वाले चार्ज से दूरी मान लेते हैं D है, तो बड़े वाले चार्ज से कितना हो जाएगा? R माइनस D हो जाएगा। Q1 इस कैपिटल Q को धकेलेगा, F1 से मान लेते हैं, Q2 भी Q को धकेलेगा, F2 से मान लेते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा भाई? एट इक्विलिब्रियम सॉरी, F1 बराबर F2, F1 का वैल्यू लिखिए कि Q1Q बाई बीच का दूरी D है तो D स्क्वायर, F2 का वैल्यू K Q2Q बाई बीच का दूरी R माइनस D का स्क्वायर। क्या K से K को काट दें, कैपिटल Q को भी काट दें, R माइनस D बाई D का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा? Q2 बटा Q1। स्क्वायर हटा देंगे और अलग अलग छिटका देंगे, तो स्क्वायर हटाने पर क्या हो गया? ये आ गया आपका रूट के अंदर Q2 बटा Q1। D से D कट के कितना हो जाएगा? एक चला गया उधर, इधर माइनस में चला जाएगा तो प्लस में, तो R बटा D लिख सकते हैं अंडर रूट Q2 बटा Q1 प्लस 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो D कितना आ जाएगा? R बाई अंडर रूट, इधर नीचे हो गया, इधर ले जाते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला के रूप में काम देगा, तो D बराबर आ गया आपका R बाई अंडर रूट Q2 बटा Q1 प्लस 1। एज ए फॉर्मूला आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Q1 का वैल्यू दे देगा 4 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू दे देगा 8 माइक्रोकूलम, तो 8/4। सवाल है, बीच का दूरी पहले था 10 सेंटीमीटर, तो इस पर डिजिट दे सकता है आपको कुछ भी। एज ए फॉर्मूला आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो कंडीशन आया ना समझ में? चार्जेज अगर सिमिलर है तो। अब मन में सवाल उठा
कि सर अगर डिसिमिलर चार्जेस रहा तो आइए जरा उसको भी देखते हैं। डिसिमिलर चार्जेस का मतलब क्या? एक हो जाएगा, अच्छा यहां लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले चार्ज से इतना दूरी है, ठीक। एक है -Q1, दूसरा है Q2, तीसरा चार्ज कहां रखे? बीच में रख देते हैं। बीच में नहीं रख सकते सर, चेक करके दिखाते हैं। अगर बीच में रखिएगा तो फोर्स F1 प्लस प्लस धकेलेगा F2, एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो हम लोग बीच में इसको रख ही नहीं सकते। कहां रखेंगे? आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, यहां कहीं रखेंगे आप, d दूरी पर छोटे वाले चार्ज से। जब किसका दूरी था r पहले से, तो अब हो जाएगा r प्लस डी। पहले से दो चार्जेस के बीच का दूरी कितना माने थे? r माने थे ना, तो अब हो जाएगा छोटे वाले से अगर d है तो बड़े वाले से कितना हो जाएगा? r प्लस डी। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब ये वाला Q1 इसको खींचेगा अपनी ओर F1 से, और ये Q2 इस कैपिटल Q को धकेलेगा F2 बाहर की ओर। अब आया ना दोनों अपोजिट में, अब यहां लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, लिख देते हैं एट इक्विलिब्रियम F1 बराबर F2। F1 का वैल्यू लिखिए, चूंकि मैग्नीट्यूड लेना है ना, माइनस साइन तो लेंगे नहीं, तो K Q1Q बटा डी स्क्वायर, F2 के जगह पर K Q2Q बटा R प्लस डी का स्क्वायर। K से K कट जाता है, कैपिटल Q भी हट जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस डी बाई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बटा Q1, R बाई डी प्लस डी बाई डी इज इक्वल टू रूट लग जाएगा Q2 बटा Q1, स्क्वायर हटा दिए तो D से D कट के एक आया क्या? तो R बाई डी प्लस में एक है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, अंडर रूट Q2 बटा Q1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो D कितना आ जाएगा? R बटा अंडर रूट Q2 बटा Q1 -1। तो दोनों लगभग सेम टाइप का फॉर्मूला आया, नहीं क्या? अगर सिमिलर है तो +1, डिसिमिलर है तो -1। एज ए ट्रिक इसको याद रखेंगे, एज ए फॉर्मूला इसको याद रखेंगे। इस पर डिजिट वाला सवाल होगा, निश्चित ही होगा, एम करीब में होगा, HC वर्मा में होगा, MTG में भी होगा ही होगा, तो हम लोग उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे भी। डिजिट रहेगा इसमें, है ना, नहीं भी रहेगा तो सामने बन गया। ये इक्विलिब्रियम का एक प्रकार का सवाल हो गया। दूसरा प्रकार का सवाल होता है स्ट्रिंग वाला, कैसे, वो भी आपको दिखाते हैं। बहुत सवाल रहता है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कॉन्सेप्ट का कमी थोड़े है, तो सवाल का भी कमी नहीं है। कदम कदम पे कॉन्सेप्ट, नॉलेज बार बार पढ़ते रहना है, चीजें खुद ब खुद आसान लगने लगेंगी। क्वेश्चन क्या कहेगा कि दो गो पिच बॉल है, उसको रब करके छोड़ दिया गया। रब नहीं करेंगे, मतलब रब करके छोड़ेंगे तो अट्रैक्शन ही होगा, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव आ जाएगा। सिमिलर चार्जेस है, लटका के छोड़ दिए, स्विच ऑन कर दिए, एक इस पर आ गया, एक इस पर आ गया, इक्विलिब्रियम पे है। चार्ज इसका दिया गया है Q मास है इस पिच बॉल का, जो पेंडुलम वाला बॉल ना होता है उसका, M मास दिया हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या सब होगा? इसमें अलग अलग चीज निकालने को बोलता है, कभी चार्ज निकालने को बोलता है, बोले कितना दूरी पे अटक जाएगा, एक्स निकालने को बोलेगा, कुछ भी कहेगा। इक्विलिब्रियम पे थीटा थीटा ले लेंगे, आइए मिलाते हैं इसको। ये हो गया इसका लाइन ज्वाइनिंग, ठीक। कंपोनेंट तो ये क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ है ना, तो टेंशन लगेगा T, किसी एक बगल आप तोड़ सकते हैं। एट इक्विलिब्रियम ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। T कॉस थीटा, मास M है तो mg नीचे की ओर लगेगा। इस लाइन पर T साइन थीटा, प्लस प्लस रिपल्सन बाहर की ओर Fe। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं T साइन थीटा इज इक्वल टू Fe, T कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। यहां से टेकिंग रेशियो, अनुपात ले लीजिए, फिर क्या T से T कट जाएगा, tan थीटा कितना आ गया Fe, तो K
क्यू स्क्वायर बटा बीच का दूरी x है तो x स्क्वायर mg होगा ऐसा। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1। इस क्वेश्चन में किया क्या ना कि एक बार tan थीटा निकाल लिया हम लोग फिजिक्स के फॉर्मूला के हिसाब से। अब निकालते हैं tan थीटा फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑल्सो। साइन थीटा कितना हो जाएगा इसमें, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा x/2, रस्सी का लंबाई l तो x/2l फॉर स्मॉलर एंगल्स। आप लोग पढ़िएगा साइन थीटा भी जो होता है ना लगभग बराबर tan a थीटा होता है। ये किसके बराबर, x/2l के बराबर होगा ऐसा। अब tan थीटा का वैल्यू ज्योमेट्री से या फिर अपना ज्योमेट्री के हिसाब से आप निकालिए। परपेंडिकुलर निकाल करके, ये परपेंडिकुलर निकाल करके x/2 बाई बेस निकालना पड़ेगा। बेस कितना हो जाएगा इसका, √l² माइनस x²/4। उस हिसाब से भी आप डाल के देख सकते हैं, है ना। स्मॉलर एंगल की बात होगी, चूंकि इक्विलिब्रियम में कम में दूर नहीं जाएगा। तो इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये tan थीटा, ये tan थीटा बराबर है तो k q² बाई x² mg x/2l होगा ऐसा। अब यहां से मान लेते हैं q निकालने को बोला तो q² क्या लिख सकते हैं, mg(x³ बटा 2kl या q बराबर √mg(x³ बाई 2kl या कुछ भी। यहां से x निकालने को बोल सकता है, यहां से x निकालने को बोलेगा तो क्या लिखेंगे, x = 2kq²l डिवाइडेड बाई mg होल का पावर 1/3। ये भी आपका। तो इस तरीके से हम लोग पिच बॉल वाला सवाल बनाते हैं, ये भी इक्विलिब्रियम वाला ही सवाल होता है। अब एक क्वेश्चन बचता है SHM वाला, वो भी थोड़ा लंबा जाता है। खैर देखिए कोई दिक्कत नहीं, समझना ही तो है। इक्विलिब्रियम पर सवाल हो गया। अब SHM पर तुम लोग टॉपिक लिखते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SHM। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू SHM, SHM से संबंधित न्यूमेरिकल्स। आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या है ना, अब जरा सोच के बताइए, एक तरफ Q1 है, एक तरफ QQ है। मान लेते हैं Q है, बीच का दूरी कुछ है, मान लेते हैं R ही है, हो सकता है। बीच सेंटर पर कैपिटल Q दिया गया है, R/2 पे हो सकता है। तो अभी फोर्स लगेगा इसके ऊपर, बराबर बराबर दूरी पे है, ये भी F लगाया और ये भी F लगाया, F कैंसिल करके 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे अब ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं ना, इस Q को थोड़ा सा घसका देते हैं, थोड़ा सा घसका देते हैं। घसका सकते हैं कितना दूरी, मान लेते हैं x दूरी पे घसका दिए एंड छोड़ दिए। मतलब इफ द चार्ज कैपिटल Q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड, और तब उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होगा ना, अब ये आगे पीछे SHM करना शुरू कर देगा। अब ये क्या करना शुरू कर देगा, SHM करना शुरू कर देगा। अब सवाल उठता है सर जी कैसे, तो आइए देख लेते हैं। अब अगर फ्रेश पिक्चर इसका बनाए, Q है, ये भी Q है, घुसुक किया गया यहां पे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, R/2 माइनस x प्लस F1 प्लस F2।
इसी को कर देते हैं F2, F1 नजदीक वाला है तो फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, कुछ भी कर सकते थे। F नेट क्या लिखेंगे, नजदीक वाला है तो F1 माइनस F2, दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा ना, F1 माइनस F2, F नेट होगा F1 कितना, K क्यू क्यू बाई R/2 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस K क्यू क्यू बाई R/2 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर। लिखेंगे हम लोग ऐसा, लिखेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं, K क्यू क्यू, अब बच गया 1/R/2 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 1/R/2 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर। होगा ऐसा, माइक चालू है ना भाई, हाँ है। K क्यू क्यू एलसीएम लेंगे, R/2 का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तोड़िए इधर, R² बाई 4 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट गया तो RX, और माइनस लगा के इसका तोड़ेंगे तो माइनस R² बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस RX, R²बाई 4 R²बाई 4, एक्स एक्स स्क्वायर कट गया तो बच कितना गया, K क्यू क्यू इंटू 2RX डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, तो इक्विलिब्रियम पे घसका दिए एक्स दूरी तक, तो इतना फोर्स तो उसके ऊपर लग गया। अब इतना फोर्स लग गया, अब आइए देखते हैं, एज R/2 तो बहुत बड़ा एक्स से, तो R/2 के तुलना में एक्स क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एफ नेट हम लोग लिखेंगे K क्यू क्यू गुना 2RX डिवाइडेड बाई, अब इसको इग्नोर कर दीजिए, खत्म हो गया, R²बाई 4 का स्क्वायर, तो R का पावर 4 और 4 का स्क्वायर 16, लिखेंगे हम लोग, एगो R से अब R को भी काट दीजिए, दिस इंप्लाइज एफ नेट का जगह लिख देंगे MA, तो K क्यू क्यू गुना 2x, अच्छा 16 भी चला गया ऊपर ना, तो 32x डिवाइडेड बाई RQ, दिस इंप्लाइज A प्रोपोर्शनल टू x। अब चूंकि SHM करेगा ना तो इक्विलिब्रियम से, देखिए कहां से रिलीज करना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो माइनस लेके चलना था, लेकिन वहां पे इग्नोर कर सकते हैं माइनस साइन को, ठीक है। नाउ A बराबर K क्यू क्यू गुना 32x बटा RQ, अच्छा प्रोपोर्शनल टू x हो गया ना, ठीक है, M लगा देते हैं, A की जगह लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर x K क्यू क्यू गुना 32x डिवाइडेड बाई MRQ, x x कट गया, ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट K क्यू क्यू गुना 32 डिवाइडेड बाई MRQ, ओमेगा बराबर लिख सकते हैं 2 बटा T अंडर रूट K क्यू क्यू गुना 32 डिवाइडेड बाई MRQ, तो टाइम पीरियड निकलता है कितना, 2 अंडर रूट MRQ डिवाइडेड बाई K का वैल्यू, कहिएगा तो पुट कर सकते हैं, कुछ कुछ कटेगा भी तो काट दीजिएगा, जैसे यहां निकले, यहां निकालते हैं, T बराबर 2 अंडर रूट MRQ, अब से K का वैल्यू लिखिए के चलेंगे, K का वैल्यू 1/4 इप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू गुना 32,
8 चौका 32, 8 बार में कट गया। अब पाई इप्सिलॉन चला गया ऊपर, तो टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m पाई इप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाई 8 क्यू क्यूब। ये सवाल आपके HCGRMA में है, HCGRMA का ये क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, आंसर मिला के डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा सा थकाऊ, थोड़ा सा लंबा, बट क्या ही कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सीखिएगा तो बाबू समय तो देना पड़ेगा ना। नहीं, न्यूमेरिकल सीखने पर समय देना पड़ता है। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा और एमटीजी को भी फॉलो करके बताऊंगा, ठीक ना, जिससे आपका आईआईटी और नीट का तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट प्लीज किया कीजिए, जरूरी है, उससे मोटिवेशन मिलता है ना भाई, है ना। तो कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स को भी क्लियर करवा सकते हैं मेरे से। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।